तो इस एपिसोड की शुरुआत हेवनली डीमन कल्ट में हेवनली डीमन पैलेस से होती है, जहाँ पर कि कोई बोल रहा था, समझ गया ये रेयर मेडिसिन भी काम नहीं करेगा, मैं माफी चाहता हूँ कल्ट हायर। तो इसके सामने खड़ा पर्सन कहता है नहीं कोई बात नहीं, एनर्जी डेविएशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे इतनी आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता, वैसे भी ये सारी गलती मेरी ही है। ये बोलता हुआ वो अपने मन में सोचता है क्योंकि मैं एक लापरवाह डिसेबल हूँ और मेरा निचला कोर बचपन से ही टूटा हुआ है। मैं एक ऐसे शरीर के साथ पैदा हुआ जो इंटरनल एनर्जी को संभाल नहीं सकता, इसीलिए मैंने अपना सब कुछ मिस्टिक आर्ट में लगा दिया और हेवनली डीमन कल्ट का सक्सेसर बन गया। ये सब मैंने अपने मास्टर के कर्ज को चुकाने के लिए किया। इसी के साथ वो उस बंदे से बोलता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। जो सुनता हुआ वो बंदा जैसे ही उसे ग्रीट करके वहाँ से जाता है तो हमारा एमसी भी अपने रास्ते जाते हुए बोलता है वे की प्राइसलेस मेडिसिन भी बेकार हो गई, अब आखिरकार मुझे उपयोग लायक वस्तु कहाँ पर मिल सकती है। तभी उसके सामने एक दूसरा पर्सन आते हुए बोलता है बहुत समय हो गया कल्ट हायर, जब मैं वॉइस कल्ट लीडर यहाँ पर नहीं था तो क्या आप ठीक थे? तो हमारा एमसी बोलता है सही कहा, बहुत समय हो गया है चुनहाजी, बहुत लंबे समय से आपका हमारे लैंड की यात्रा चल रही है ना। वो बुढ़ो बताता है ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा कल्ट लीडर और हायर दोनों ही अपनी ड्यूटी को करने में असमर्थ है और वैसे भी हेवनली डीमन कल्ट के प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। तो हमारा एमसी आगे जाते हुए उससे कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मैं आपकी कोशिशों के लिए कृतज्ञ हूँ। इसी के साथ वो अपने कमरे में पहुंचकर कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो कमीना चुनहाजी केवल हमारे लोगों के हाल को जानने के लिए यात्रा पर गया हो, इससे पहले कि वो कोई भी मूर्खतापूर्ण काम करे। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपनी ड्रिंक को लेता है तो उसे फौरन ही पता चल जाता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे यह सोचकर भी हैरानी हो रही है उसने मुझे अपने कमरे में ही निशाना बनाया, क्या बात है। इसी के साथ वो अपने ऊपर के असासिनों से बोलता है क्या तुम लोग भी कुछ पीना चाहोगे, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारे द्वारा लाए गए इतनी कीमती शराब को अकेले ही पीते हुए। जो सुनता हुआ सारे ही असासिन उस पर एक साथ हमला करते हुए बोलते हैं वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जिन्हें देखता हुआ एमसी बोलता है सच में तुम लोगों के पास बहुत ही ज्यादा हिम्मत है जो मेरे कमरे में मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। इसी के साथ वो जैसे ही अपनी इल्यूजन आर्ट का इस्तेमाल करता है तो उन लोगों के हाथ से ही गायब हो जाता है, जिसे देखता हुआ वे असासिन कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही एमसी दूसरे साइड में अपीयर होता हुआ बोलता है अगर तुम्हें मुझे मेरे ही घर में मारना था तो तुम्हें और तैयारी करके आना चाहिए था। लेकिन वे असासिन उस पर जरा सा भी ध्यान न देते हुए अपने लोगों से कहता है वो आज बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। जिस पर एमसी कहता है मैंने तुम सभी को चेतावनी दी थी लेकिन लगता है कि ये काफी नहीं है। ये बोलता हुआ वो जैसे ही अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो हम देख पाते हैं एक चेन अचानक से ही उसके पास जितने भी असासिन आ रहे थे उन्हें पलक झपकने से पहले ही खत्म कर देता है। यहाँ तक कि उन लोगों को सोचने भर तक का समय नहीं मिला था। हालांकि उसी समय हमारे एमसी को अपने फैमिली के मेंबर पीछे महसूस होता है जिनसे कि वो बोलता है स्टेज लगाने के बाद क्या आप लोगों के पास दिखाने के लिए बस इतना ही था, क्या आपने सोचा नहीं इससे आपकी नेफ्यू को बहुत निराशा होगी। मेरे प्यारे चुनहाजिन और बाकी के एल्डर उसे इस तरह देख चुनहाजिन अपने मन में कहता है कहा जाता है क्रेन के रेड बुक का बस एक बूंद ही पूरे सांड को गिरा सकता है, लेकिन ये आदमी पूरे एक कप पीने के बावजूद भी हंस रहा है, क्या वह कोई राक्षस है? अभी हमारा एमसी फिर से कहता है यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर मेरा शरीर बेहतर स्थिति में होता तो मैं तुम्हारे सर में छेद कर देता। जिस पर हाजिन बोलता है मुझे भी इस बात का दुख है कि तुम अपने सपने को पूरा नहीं कर सके। साथ ही वो सोच रहा होता है मैं चुपचाप ऐसे ही खड़ा होकर इस अनाथ बच्चे को जो मार्शल आर्ट भी नहीं सीख सकता उसे अपना अगला लीडर नहीं बनने दे सकता, मुझे अपने सीनियर से भी ये करने के लिए परमिशन मिल गया है। यही सब सोचता हुआ वो जैसे ही अपने पीछे वाले बंदों को इशारा करता है तो हम देख पाते हैं कि वे सारे ही एल्डर एक साथ हमारे एमसी को घेर लिया था। जिन्हें देखता हुआ हमारा एमसी कहता है हमारे बूढ़े एल्डरों को डराना वाकई में बहुत आसान है, शायद इसीलिए तुम सभी मुझे जहर देने के बावजूद भी एक साथ मुझ पर हमला कर रहे हो। तो चुनहाजिन कहता है बस ऐसे ही बोलते रहो, अगर तुमने कल्ट के सक्सेसर होने के रूप में अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई होती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जिस पर हमारा एमसी जैसे ही कहता है अपनी बकवास बंद कर और मुझे बता इन सब के पीछे कौन है। जिसको सुनता हुआ चुनहाजिन काफी ही ज्यादा हैरान हुआ था। बाद में उसे कहता है बेकार की बातें करना बंद कर, यह फैसला मैंने और एल्डरों ने मिलकर लिया है। तो हमारा एमसी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ तुम में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, क्या वह मास्टर ऑफ ब्लैक स्पिरिट एंड स्कल है या मास्टर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग या फिर मास्टर ऑफ गैदरिंग डीमन? अगर इन सब में से कोई नहीं है तो फिर कौन है? कहीं हमारे डिवाइन कल्ट के बाहर से आया हुआ ये ऑर्डर तो नहीं? मुझे बताओ क्या तुमने और एल्डरों ने मिलकर इस कल्ट को बेच दिया है मुझे मारने के लिए? और क्या आज जो मास्टर का हाल है वो भी क्या तुम्हारे कामों की वजह से है? जो सुनता हुआ चुनहाजिन बेहद ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह के आरोप लगाने की? इसी के साथ जब वो खुद हमारे एमसी को मारने के लिए आगे जाता है तो उसे देखता हुआ एमसी कहता है तुम्हारे प्रतिक्रिया को देखते हुए ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है मास्टर ऐसा लगता है कि यह उस आदमी पर भरोसा करने की कीमत है जिसके बारे में आप हमेशा बात करते थे। इस बेवकूफ ने आखिरकार हमारे पीठ में छुरा घोंप ही दिया। हम देखते हैं चुनहाजिन काफी स्पीड के साथ उसके गले को पकड़ता हुआ बेहद ही ज्यादा जोरदार तरीके से हवा में उड़ाते हुए उसे पीछे दीवार पर जाकर पटका होता है, जो कि इतना जोरदार होता है कि पीछे
पीछे वाला दीवार बुरी तरह से टूट गया होता है। जबकि चुन हाजिन वो बोल रहा था, चाहे फिर मैं तुम्हें कितना भी नापसंद करूं, लेकिन शिक्षा तो हमने एक ही मास्टर से ली है। हालांकि तुम हेवेनली डीमन डिवाइन कल्ट के लीडर की तरह एक्ट करते हो, मैं तुम्हें आज अपने हाथों से मारूंगा। जो सुनता हुआ हमारा एमसी बोलता है, लगता है कि तुमने बहुत पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी, फिर तुमने इतने दिनों तक दिखावा क्यों किया? कहीं अपने कम दिमाग की वजह से तो नहीं, या फिर तुम बस बाहरी ताकतों के हाथों की कठपुतली हो? जो सुनता हुआ चुन हाजिन तो और भी ज्यादा भड़क गया होता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, योन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है कि तुम आसानी से मरना नहीं चाहते। तो ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मरने के बाद सेक्ट को प्रॉपर तरीके से संभालूंगा और मैं तुम्हारे द्वारा की गई हर एक गलती को सुधार कर सुनिश्चित करूंगा कि यह कल्ट फले फूले। जो कि सुनता हुआ हमारा एमसी पहले तो एक हल्की सी स्माइल करता है, बाद में वो एक जोरों जोरों से दानवी हंसी को हंसना शुरू कर दिया था, जिसकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि वहाँ पर खड़े सारे ही एल्डरों की हालत खराब होने लगी थी। वहीं हमारा एमसी वो कहता है, तुमने मुझे इतनी लंबे समय तक बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुमको यह बात याद रखनी चाहिए थी। जो सुनता हुआ चुन हाजिन कहता है, अब जबकि तुम्हारा अंत नजदीक आ गया है तो तुम बेचैन हो रहे हो, यही बात है ना? जो सुनता हुआ हमारा एमसी वो मुस्कुराने लगता है। तो चुन हाजिन का ध्यान अचानक ही उसके हाथों पर जाता है। वह कहता है, डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड, आखिर तुम अपने अंतिम समय तक मुसीबत खड़ा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें ये चाल चलने दूंगा? लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। हमारे एमसी का स्वर हो चमकता है और वहाँ पर एक जोरदार लाइट सभी की आंखों को भर देता है, जिससे कि वे अपने सामने कुछ भी नहीं देख पाते। चुन हाजिन कहता है, उसने पहले ही इतनी मिस्टिकल पावर को हासिल कर ली है, क्या ये वो हो सकता है? हमारा एमसी बताता है, मैंने अपनी सभी मिस्टिकल पावर को डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड में डाल दी है, जिसमें कि फर्स्ट हेवेनली डीमन की इच्छा निहित है। जब तुम मुझ पर हंसा देने वाले हमले को कर रहे थे, तब मैं इनफ एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ एक एल्डर कहता है, सभी लोग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करो और डिफेंसिव फॉर्मेशन को क्रिएट करो। तो हमारा एमसी कहता है, अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई है। इसी के साथ वो अपना हमला करता है, सोल कंबस्टिंग हेल फ्लेम हार्ट, जो कि इतना भयानक होता है कि वहाँ पर हर कलर गायब हो चुका था और हर जगह ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा होता है। सब लोग इतना घबरा चुके थे कि वे लोग चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं हम उस पैलेस के बाहर देखते हैं, जहाँ पर कि जब सारी चीजें शांत थे, तभी एक धमाका होता है और हर चीज बदल जाती है। ऐसा लग रहा था ब्लैक होल सारी चीजों को अपने अंदर निचोड़ रहा हो, जिसके अंत में एक खतरनाक ब्लास्ट के साथ एकदम से ही शांति छा गई थी। हमारा एमसी कहता है, मेरा जीवन चाहे कितना भी दयनीय क्यों ना रहा हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मौत इस तरह होगी। बर्फ बिल्कुल उसी दिन की तरह गिर रही है। इतना बोलते हुए वो अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर कुछ बच्चे उसे पीटते हुए बोल रहे थे, तुम भूत देखने वाले हरामखोर कहेंगे, मैं तुम्हें इस बार तो यहीं पर छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझ पर फिर से बुरी आत्मा होने की बात की तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हाल इससे भी बदतर हो। तो उस बंदे का दूसरा साथी कहता है, मैंने सुना है कि उसका लोअर कोर वो टूट गया है। जिसको सुनता हुआ वो बंदा कहता है, क्या ही अजीब बात है, टूटे कोर वाला एक अनाथ जो कि भूतों को देखने का दावा करता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो कब का आत्महत्या कर लेता। उन लोगों की ऐसी बातों को सुनता हुआ हमारा छोटा एमसी अपने सामने एक पत्थर को देखते हुए सोचता है, मैंने तो बस वही कहा जो मैंने देखा, लेकिन मुझे बदले में केवल नफरत ही मिली। ऐसी घटिया दुनिया को सहने के बजाय मैं कुचलना पसंद करूंगा। इसी के साथ वो उस पत्थर को उठाकर उस बंदे पर टूट पड़ा था। वही वो बंदा इन सब से अनजान अभी भी बोल रहा होता है, उस पर अपने हाथों को साफ करके मेरा अच्छा एक्सरसाइज हो गया। तभी हमारा छोटा एमसी उसके सर को फोड़ देता है, जिसे देखता हुआ उस बंदे का साथी जब हमारे छोटे एमसी को मारने के लिए दौड़ता है तो हमारा एमसी वहाँ से भाग जाता है और एक जगह पर छुपा हुआ बोलता है, उन कमीनों को तो पता ही नहीं है कब हार माननी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे खोए हुए आत्माओं के जैसे। तुम सभी यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? ये सब बोलता हुआ वो परेशान हो ही रहा था, तभी उसके पीछे से कोई आते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें खास है। उस आवाज को अचानक से ही सुन वो तुरंत ही दूर हटते हुए सोचता है, आखिर वो कब से यहाँ पर था, मुझे तो उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ। महंगे दिखने वाले कपड़े और उससे भी महंगे उसकी तलवार, यह जगह तो जंगल वाले रास्ते से बहुत दूर है, इसका मतलब क्या वो खास मुझे ढूंढने के लिए आया है? ये सब सोचता हुआ वो उससे कहता है, निश्चित ही तुम्हारी दिलचस्पी मेरी इस मनहूस आंखों में होगी, तुम जैसे चाहो मुझसे इसे ले सकते हो। जो सुनता हुआ वो बंदा जब कहता है, क्या मैं सचमुच में इसे ले सकता हूँ, तो हमारा छोटा एमसी बताता है, तुम मार्शल आर्ट के मास्टर लगते हो, विरोध करना मेरे लिए बेकार है, इसीलिए हाँ तुम इसे ले सकते हो। मैं नहीं जानता मेरी ये आंख तुम्हारी शक्तियों के लिए दवा का काम कर सकती है या नहीं, पर अगर तुम चाहते हो इसे लेना तो तुम ले सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे उबालो चाहे फिर ग्रिल करो। ये सब बोलता हुआ वो एकदम से ही शांत हो चुका था, क्योंकि वो बंदा उसकी बातों को सुनता हुआ उसके ऊपर अपने कपड़े को डालता हुआ बोलता है, तुम्हारी ये आंखें अभिशाप नहीं है, बल्कि ये तो एक आशीर्वाद है। तुम्हारे जैसे लोग जन्म से ही अपर एनर्जी कोर के साथ पैदा होते हैं, या फिर उनकी आत्मा में एक विशेष प्रवृत्ति होती है, जिसके चलते वे लोग आगे चलकर महान कामों को करते हैं। तुम में दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अधिक खास बनने की क्षमता है। उसकी बातें इतनी मीठी थी कि ह्यूम को लग रहा था उसके शब्द झूठे हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार गर्माहट को महसूस किया था, जिस वजह से जब वो बंदा उससे पूछता
है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे बच्चे। तो वो बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता और उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया था। जो देखता हुआ वो बंदा उससे पूछता है तुम्हारा कोई नाम है। योम बताता है नहीं मेरा कोई नाम नहीं है। जो सुनता हुआ वो बंदा कहता है ठीक है तो हम दोनों के मिलने के इस पल को याद रखने के लिए मैं तुम्हारा नाम रखूंगा योम। इन्हीं बातों को याद करता हुआ योम अभी प्रेजेंट में सोच रहा था मुझे उस दिन जीने का एक कारण मिला, इसीलिए मैंने अपने मास्टर की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश की क्योंकि मेरे इस मनहूस शरीर की वजह से मेरे मास्टर एनर्जी डेविएशन में चले गए। मैं यदि यहाँ पर हार मानकर मौत को स्वीकार कर लेता हूँ तो ये बहुत ही दयनीय होगा। मेरा शरीर किसी भी पल धूल में बदल जाएगी। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। तो अब केवल मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, पारसी धर्म का फॉरबिडन आर्ट प्राइमोर्डियल डिवाइन विल रीइंकार्नेशन, जो राष्ट्रनिज्म के एंशिएंट प्रैक्टिशनरों के द्वारा बनाई गई मौत पर विजय पाने वाली फॉरबिडन आर्ट, जो कि अनुमति देता है अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में डालने की। हालांकि इस प्रक्रिया के बाद भी अगर शरीर इसे स्वीकार नहीं करता है तो जीवन बहुत ही कम हो जाएगी। मैंने डिमन ड्रैगन स्वॉर्ड के टुकड़े में अपनी बची हुई मिस्टिकल पावर को डालकर इस आर्ट को एक्टिव किया है। इसकी सफलता अब मैं ईश्वर पर ही छोड़ देता हूँ। प्लीज मास्टर मेरे वापस लौटने तक सुरक्षित रहिएगा। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर एक जोरदार बूम होती है और उसकी आंखें एक अलग ही जगह पर खुलती है जहाँ पर कोई चिल्ला रही थी क्लैनहेड से मिलते समय क्या तुम अपने रोल को समझ चुके हो? तुम्हें कभी भी कॉन्क्यूबाइन के बेटे के रूप में उनके सामने नहीं आना है। जो सुनता हुआ योन अपने मन में कहता है धत्तेरी यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरा पूरा शरीर सुनना और झंझना रहा है। आखिर ये किसकी चिल्लाहट है? लेकिन रुको, क्या प्राइमोर्डियल डिवाइन विल रीइंकार्नेशन सक्सेस हो गया? इतने में उसके सामने खड़ी लेडी दोबारा चिल्लाती है ओए बच्चे क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहा है? आखिर तू कब तक फर्श पर इसी तरह लेटे रहेगा? चल जल्दी से उठ। जो सुनता हुआ योन खुद को संभालते हुए अपने मन में कहता है यह किस तरह की विडंबना है, इस शरीर का नाम भी मेरे जैसा है। दूसरी तरफ वह लेडी अपनी बातों को इस तरह इग्नोर होता हुआ देख काफी ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलती है मैं कब से तुम्हें एक ही बात को समझा रहे हो लेकिन तुम बड़ों की बातों का जवाब तक नहीं दे रहे हो। हालांकि योन उसकी बातों पर अभी भी ध्यान नहीं देता और उसके डंडे वाले हाथ को पकड़ते हुए बोलता है तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, क्या तुम अपने चेहरे को कहीं और कर सकती हो? बुढ़िया। जो सुनता हुआ वह लेडी और भी ज्यादा भड़क चुकी थी। वो कहती है तुम मेरी अच्छी सीखों को इस तरह इनकार करने की हिम्मत कर रहे हो, यहाँ तक कि मुझे बुढ़िया भी बोल रहे हो। अब मैं देखती हूँ जब तक कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता तब तक तुम आखिरकार कैसे यहाँ से बाहर निकलते हो। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही वहाँ से जाती है तो योन एक जगह पर बैठते हुए बोलता है चलो अंत में थोड़ी सी शांति और सुकून मिला। इस शरीर के बची हुई ईगो के अनुसार वह वुमेन इस बच्चे की स्टेप मदर है। हालांकि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, प्राइमोर्डियल डिवाइन विल रीइंकार्नेशन केवल उन्हीं बॉडीज पर काम करता है जो या तो मर चुके हैं ही या फिर मरने वाले हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने इसे मौत के कगार तक पीट पीट कर मार डाला। मुझे लगता था कि मेरा पुराना जीवन ही दयनीय था लेकिन इस बच्चे का तो उससे भी बदतर जीवन है। इस शरीर को बहुत ही कम ट्रेनिंग मिला है और इसकी सेहत भी खराब है, शायद इसीलिए इस बच्चे की मौत हो गई। लेकिन इस शरीर में कुछ ऐसा है जिसकी कमी मुझे थी, लोअर एनर्जी कोर। अब मैं मार्शल आर्ट को सीखने के लिए अपने लोअर कोर को ट्रेन कर सकता हूँ, जबकि मैंने अपने पिछले जीवन में अपने टूटे हुए अपर कोर के साथ मिस्टिकल आर्ट और अपनी आंखों के पावर से भूतों को कंट्रोल करना सीखा था। लेकिन अब अगर मुझे अपने मास्टर को बचाना है तो मुझे उन हरामखोरों को बाहर लाना होगा जिसने मुझे और हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट को धोखा दिया, ताकि उन्हें पता चल सके उन्होंने किससे खिलवाड़ करने की हिम्मत की। हमें पता चलता है योन जिस क्लैन में रिबॉर्न हुआ है वो सिचुआन टैंग क्लैन है। मुरीम के 6 ग्रेट क्लैनों में से एक सिचुआन का रूलर। उनके पश्चिम में तिब्बत है जहाँ पर पोटाला पैलेस है और किंगहाई है जहाँ कुनलुन सेक्ट है, जबकि दक्षिण में हेवनली ड्रैगन टेम्पल, जियांगचंग सेक्ट और 5 पॉइजन सेक्ट है। वहीं उत्तर में सेंट्रल प्लेन का फ्रंट लाइन है जो हेवनली डिमन डिवाइन कल्ट का विरोध करता है, जहाँ पर की टैंग क्लैन को लीड करने वाला ग्रुप भी है टेम्पेस्ट स्क्वाड और उसका लीडर टेम्पेस्ट स्वॉर्डमैन टैंग होसेन। उसने टेम्पेस्ट स्क्वाड के साथ मिलकर टैंग क्लैन का एक ब्रांच 9 ड्रैगन डिवीजन को स्थापित किया है जो कि सिचुआन का वाणिज्य और राजनीतिक केंद्र है। इसीलिए टैंग क्लैन का हेड डार्क सुप्रीम टैंग वन होक ने इस ब्रांच की जिम्मेदारी टैंग होसेन को सौंप दी क्योंकि उन्हें उस पर बहुत ही ज्यादा गहरा विश्वास था। हालांकि उनके 3 सक्सेसर थे जिनमें से कि 2 बच्चे जो सानयांग से हुए थे वे कानूनी थे। पहला बच्चा टैंग क्यूजिन और तीसरा बच्चा टैंग यू चौंग, जबकि उनका दूसरा बच्चा नशे की हालत में नौकरानी के साथ सोने के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ था, जिसके शरीर में योन अभी रिबॉर्न हुआ है। वह सोचता है भले ही यह बच्चा एक नाजायज संतान है फिर भी वो क्लैन हेड का बेटा है, इसीलिए वह सक्सेसर का कैंडिडेट है। जबकि उसके सामने खड़ा कोई चिल्ला रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं लेडी के साथ ऐसे बात करने की? जल्दी से जाओ और उनसे माफी मांगो। उन्होंने ऑर्डर दिया है व्हाइट पवेलियन में कोई भी खाना नहीं आएगा, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ साथ हम भी भूखे मरेंगे। जाओ और उनसे माफी मांगो, शायद वो तुम्हें माफ कर देंगे। जो सुनता हुआ योन अपने मन में कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक नौकर भी उस बच्चे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये कितना दयनीय है। वह
उसके सामने खड़ा वो बंदा अभी भी बोले जा रहा था, क्या तुमने सुना नहीं, जल्दी से उनके पास जाओ, वो तुम्हें छोटी सी सजा देकर माफ कर देंगे। और आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी योन उसे काफी ही खतरनाक तरीके से एक हिट को देता है, जिसे खाने के बाद वो बंदा कई कदम दूर जाकर गिरा था। बाद में वो किसी तरह खुद को संभालते हुए योन से कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है, मैंने तुम्हें सलाह देने की कोशिश की और तुमने बदले में ये किया, अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन योन उसकी बातों पर हल्का सा भी ध्यान नहीं देता और उसकी कुटाई करना शुरू कर दिया था। वह बंदा जिस पदार्थ में कहता है, अगर तुम मुझे इसी तरह मारते रहोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। थोड़े समय बाद वो बोल रहा था, मैं इसकी शिकायत बेटी आज से करूंगा। उसके थोड़े समय बाद वो बोल रहा था, रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। तो योन उससे कहता है, सैम मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सही काम करोगे क्योंकि तुम मेरी माँ के गाँव के दोस्त हो। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो सुनता हुआ सैम बताता है, हाँ बिल्कुल, आपने और सेकंड लेडी ने जो मेरे प्रति दया को दिखाया है मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं आप दोनों की सेवा करने के लिए और भी अधिक मेहनत करूंगा। तो योन कहता है, ठीक है, फिर तुम मेरे लिए वो चीज लेकर आओगे जो मुझे चाहिए। जिस पर सैम बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी जाकर उसे तैयार करता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो योन अपने हाथों को देखते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि किसी को कुछ बार मारने से ही मेरे हाथों में जलन हो रही है। आखिरकार बच्चे तू कितना कमजोर है, यह शरीर केवल वीक नहीं बल्कि इस बंदे का टैंक क्लैन में कोई सहयोगी भी नहीं है। अगर चीजें ऐसी ही खराब होती रही तो मैं टैंक क्लैन के अंदर सही से घूम फिर भी नहीं पाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं बस इतना कर सकता हूँ कि अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्यूमुलेट करके अपनी क्षमताओं को दिखाऊं। हालांकि समस्या यह है कि इस शरीर के अंदर टैंक क्लैन की एनर्जी बहती है। इसके अलावा मास्टर की हेवनली डीमन 9 स्लेसेस एक डिमोनिक आर्ट है, जिसके चलते मैं इसका भी इस्तेमाल किसी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के कल्टीवेशन टेक्निक के रूप में नहीं कर सकता। हालांकि ऐसे कई हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के अंदर फॉलोवर हैं जो कि टैंक क्लैन से आए हैं और हजारों सालों से एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं। अगर मैं उनकी टेक्निकों का सीधे इस्तेमाल करने की कोशिश करूं तो इस बच्चे के ऊपरी मेरिडियन पर बहुत ही अधिक जोर पड़ेगा, क्योंकि इस बच्चे ने कभी भी ट्रेनिंग नहीं की है। लेकिन मैं ऐसी टेक्निकें तो ढूंढ ही सकता हूँ रियलिटी को इमेजिनरी स्पेस में मैनिफेस्ट करके जो ज्यादा जोर न डाले। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपनी इमेजिनरी स्पेस को खोलता है तो हम देख पाते हैं उसके सामने हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के माइलेनिया ओल्ड सेक्रेट आर्चिव हेवनली डीमन आर्चिव खुल जाता है, जिन्हें देखता हुआ वो बोलता है, सौभाग्य से ऐसा लग रहा है प्राइमोर्डियल डिवाइन विल रीइंकार्नेशन के इस्तेमाल से मेरी ज्यादातर यादें हो गई नहीं है। मेरी अभी की सिचुएशन को देखते हुए ये सबसे ज्यादा सुटेबल कल्टीवेशन मेथड होगा वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन टेक्निक। जब टैंक क्लैन ने पॉइजन के स्पेशलाइज मार्शल समूह को बाहर निकाल दिया था तो उन्होंने हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट को जाकर ज्वाइन कर लिया। उनकी इस टेक्निक की वजह से डिमोनिक कल्ट को मौका मिला पॉइजन आर्ट सीखने के। वे लोग डिमोनिक आर्ट को परफॉर्म करने के लिए डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि उनकी जगह पर पॉइजन एनर्जी का इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से उनकी टेक्निकों को पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वे टैंक क्लैन के टेक्निक को बेस बनाकर हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते थे। जब टैंक क्लैन डिमोनिक कल्ट के खिलाफ लड़ते थे तो अब अगर मैं उनकी तरह वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन टेक्निक के जरिए डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करता हूँ तो टैंक क्लैन में कोई भी नहीं होगा जो मुझ पर शक करेगा। बस समस्या इतनी है कि उस पॉइजनस एनर्जी को एक्सेप्ट करते समय मुझे असहनीय पीड़ा से गुजरना होगा, साथ ही मुझे हायर लेवल के पॉइजन को भी कंज्यूम करना होगा। हालांकि अपर मेरिडियन का इस्तेमाल करने की वजह से मेरी डेड मैन आई भी खुल गई है। इतना बोलते हुए वो अपने सामने घोस्ट को देखते हुए कहता है, आखिर मुझे कब तक तुम इसी तरह घूरते हुए देखोगे? मैं मानता हूँ अपनी पुरानी लाइफ में मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर था, इसीलिए अब मुझे घूरना बंद करो, नहीं तो मुझे शर्म आने लगेगी। सीनियर जुन हाजिन और एल्डर्स, हम देखते हैं उसके सामने वही लोग थे जो कि शुरुआत में उसे मारा था। उसने अपने साथ साथ इन लोगों को भी ले डूबा। जुन हाजिन उसकी बातों को सुन चिल्लाते हुए कहता है, योन लोग हमेशा कहते थे कि तुम पागल हो, लेकिन फिर भी ग्रेट हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के वाइस लीडर को इस तरह यानी कि मुझे ऐसी सिचुएशन में डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वहीं दूसरा एल्डर बोलता है, कल्ट हायर इन जंजीरों को तोड़ो, नहीं तो तुम हमारे प्रकोप को सहन नहीं कर पाओगे। तो योन वो बोलता है, तुम लोगों की ऐसी रिएक्शन को देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। जो सुनता हुआ वे एल्डर बोलते हैं, मरने के बाद भी तुम्हारा ये घिनौना घमंड अभी भी बरकरार है, इसीलिए हम तुम्हारे खिलाफ विद्रोह किया था। उनकी ऐसी बातों को सुनता हुआ योम एक बंदे की चेन को खींचते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे तो तुम्हें भी इसके लिए तैयार होना चाहिए था। हम देखते हैं वो चेन किसी और का नहीं जुन हाजिन का था। वह जब जमीन पर आकर गिरता है तो योन कहता है, तुम्हें मेरी क्षमताओं के बारे में पहले से ही पता था है ना? जो सुनता हुआ चुन हाजिन कोई भी जवाब नहीं दे पाता और बस उससे घूरता रहता है, क्योंकि वह योन के पीछे एक बड़े से बीस्ट को देखता हुआ काफी ही ज्यादा हैरान था। वो कहता है, फैंटम किंग, तो ये है इसकी असली पावर। तभी योन उससे दोबारा कहता है, यदि तुम इसी अवस्था में रहे तो कभी भी रीइंकार्नेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। मैंने सही कहा ना? जो सुनता हुआ चुन हाजिन बोलता है, बेकार है तेरे, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे जानकारी चाहिए, अगर तुम वो जानकारी जानना चाहते हो तो। इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी योन कहता है, मुझे उन जानकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे
जानकारी देने के लिए तुम्हारे अलावा यहाँ पर कई सारे लोग हैं, मैं उनसे जानकारी को हासिल कर लूंगा। जो सुनता हुआ चुनहाजिन हैरान हो ही रहा था, तभी योन अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए चुनहाजिन के सोल के साथ अचानक ही कुछ करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते कुछ ही समय बाद हम देख पाते हैं उसकी सोल एक छोटे से बॉल में बदल गया था, जिन्हें कि वो बाकी कैलेरों को दिखाते हुए बोलता है, यह है भूत गोली। यह मरे हुए के गुस्से और बदले की भावना से भरी हुई है और एक्सट्रीम पॉइजन की तुलना में उससे भी ज्यादा घातक है। हालांकि ये मेरे लिए बस खाने की चीज है। इतना बोलते हुए वो जैसे ही उस पिल को खाता है तो उसे देखते हुए बाकी कैलेरों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो लोग सदमे में जाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि योन जब उस गोली को निकला तो उसे अचानक ही बहुत ही भयानक तरीके से दर्द हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल गिर जाएगा। लेकिन थोड़े समय बीत जाने के बाद भी वो सही सलामत था, जिससे कि देखता हुआ वो एल्डर कहते हैं, ये तो नामुमकिन है, उस गोली को खाने के बावजूद भी वो खड़ा है। तो दूसरा कोई एल्डर बोलता है, क्या तुम भूल गए हो उसने पहले भी पॉइजन पाउडर को निकालने के बाद भी कितना हंगामा मचाया था, तो अब वो इतनी आसानी से कैसे गिर सकता है। उन लोगों की ऐसी बातों को सुनता हुआ योन बोलता है, अब जबकि वॉइस कल्ट लीडर मेरे वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन टेक्निक के लिए खाद बन चुके हैं, तो समय आ गया है कि बाकी के लोग भी अपना चुनाव कर ले, या फिर तुम लोग उससे पहले कुछ उगलना चाहोगे। जो सुनता हुआ वे बेचारे एल्डर कुछ भी नहीं बोल पाते और बस योन को घूरते रहते हैं। लेकिन थोड़े ही समय बाद हम देखते हैं कि वे सारे ही लोग अपने पास जितनी भी जानकारी थे उन सभी जानकारियों को योन को बता दिया होता है, जिन्हें सुनता हुआ योन बोलता है, तो तुम हेवनली डीमन डिफाइंड कल्ट के महान बुजुर्ग एसोसिएशन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के आदेशों का पालन कर रहे थे। तो वे लोग बताते हैं, हाँ हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जिस पर योन अपने मन में कहता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई नाम नहीं है, तो समस्या निस्संदेह उनके मेंबरों में है। उसे इतना गंभीर सोच में डूबा हुआ वे एल्डर फिर से कहते हैं, उन्होंने वाकई में हमें कुछ ऐसा अजीबोगरीब चीजें दिखाई जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। प्लीज हम पर भरोसा करिए कल्ट हायर। जो सुनता हुआ योन अपने मन में कहता है, हेवनली डीमन डिफाइंड कल्ट एक ऐसा अनऑर्थोडॉक्स कल्ट है जिसके मेंबर अपने हेवनली डीमन को भगवान की तरह पूजा करते हैं। फिर कैसे उन्होंने ऐसे कल्ट के एल्डरों को मनाकर अपने ही हेवनली डीमन के खिलाफ साजिश करने और अपने ही सक्सेसर को मारने के लिए मनाया। इसका तो एक ही मतलब है, उनका डर हेवनली डीमन के डर से कहीं ज्यादा है। ये सब सोचता हुआ जब वो कहता है, ऐसा लग रहा है ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स दोनों ही बाहरी ताकतों के साजिश के शिकार हो गए हैं। क्या वे डाइवर्जेंट हो सकते हैं? ऐसे लोग जो मानवता को पार कर चुके हैं और आकाश में खड़ी बड़ी टावर को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सचमुच में वे इसमें शामिल है तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली डेमीगॉड है जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखा जा सकता है। अगर वे एक बार आ गई तो उन्हें टाला नहीं जा सकता। लगता है सारे मामलों के पीछे मास्टरमाइंड मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। यही सब सोचता हुआ वो उन सभी एल्डरों को जो कोई भी उससे सहमत नहीं था, उन सभी को वो पिल तो पहले ही बना चुका था और अब खा जाता है। जिसके साथ ही सीन चेंज होता है और अगला सीन मैट्रियार्च के रूम का होता है, जहाँ पर वही पहले वाली बुढ़िया चिल्ला रही होती है, क्या तुमको यकीन है कि तुमने उस कमीने को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया? तो उसके सामने पड़ा हुआ सर्वेंट बताता है, मेरा यकीन मानिए हम आपके आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते मैट्रियार्च। जिस पर कि वो लेडी बोलती है, तो फिर वो सामान्य जीवन को कैसे जी रहा है? उसे तो 3 दिन से भी कम समय में जमीन पर रेंगते हुए मुझसे माफी मांगनी चाहिए थे। पहले से ही मुझे लेकर उसे मारने और राजद्रोह करने की अफवाहें लोगों के बीच फैल रही है और मैट्रियार्च भी यहाँ पर जल्द ही आने वाले हैं। इस बीच ये अफवाहें और भी ज्यादा फैली तो मैं उनका सामना कैसे करूंगी? धिक्कार है। चलो आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ कि आखिर उसने तुमसे क्या लाने के लिए कहा था? तो वह सर्वेंट बताता है कि वो जियांगू के करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता था। इसके अलावा वो अनऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक फैक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन को मांगा था। जो सुनता हुआ वो लेडी सोचती है, पहले तो कभी भी उसने इन जैसी चीजों में दिलचस्पी को नहीं दिखाया, आखिर पिछले 2 महीनों में हुआ क्या? लगता है बहुत सारी चीजें बदल गई है। क्या उसके पीछे कोई है? वैसे तो वो किसी काम का नहीं है, पर है तो वो ब्रांच लीडर का बेटा है। यदि उसने पैट्रियार्च की यात्रा के बाद उस पर अच्छे प्रभाव छोड़े और उनकी रुचि को जगाने में सफल रहा, तो वह निश्चित ही क्लैन के अंदर एक पोजीशन को तो हासिल कर ही लेगा। शायद यही कारण है कि मक्खियां उसके चारों तरफ मंडरा रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकते। आखिर उस श्रापित कमीने की हिम्मत कैसे हुई जो ध्यान क्यूजिन और यूनचोंग पर होना चाहिए उसे अपनी तरफ खींचने के? यही सब बोलता हुआ वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्ला ही रही होती है। तभी कमरे के बाहर से एक आवाज आती है, मैट्रियार्च मास्टर यूनचोंग यहाँ पर आए हैं। जो सुनता हुआ वो लेडी काफी हैरान हुई थी। वो कहती है, क्या वो अपने सेक्यूलिजन से बाहर आ गया है? जो सुनता हुआ उसके पास में बैठा हुआ सर्वेंट बोलता है, तो अब क्या मैं जा सकता हूँ? बुढ़िया कहती है, दफा हो जाओ और ध्यान रखना अगर तुम्हें उस कमीने के बारे में कुछ भी अजीबोगरीब लगे तो तुरंत मुझे आकर बताना। हम देखते हैं उस बंदी के वहाँ से जाते ही जोंग अंदर आते हुए बोलता है, मदर आप कैसी हो? तो बुढ़िया कहती है, मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने काफी मेहनत की है तो यहाँ पर आकर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें अपनी मनचाही चीज मिली? तो वह बंदा बताता है, ज्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ छिपे हुए हथियारों के मास्टर करने में मैं बहुत करीब पहुँच चुका हूँ। जिस पर वो बुढ़िया कहती है, बहुत बढ़िया, मैं अपने बेटे से यही उम्मीद कर रही थी। तो वह बंदा बोलता है, मुझे उस कमीने के बारे में यहाँ आते समय रास्ते में पता चला, उसके द्वारा आपका अपमान करने के बाद भी उसे अभी तक कोई भी पछतावा नहीं हुआ है। वह बुढ़िया बताती है, पता नहीं आखिरकार वो इन दिनों कर क्या रहा है। जिस पर चैंग कहता है, लगता है उसने किसी से मदद ली है। जो सुनता हुआ जब उसकी मदर बोलती है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है?
है तो वह बंदा बताता है उसके पास इंटरनल एनर्जी बहुत कम है और वह कुछ खा पी भी नहीं रहा है। ऐसे में उसके लिए 2 महीनों तक टिके रहना नामुमकिन था। कोई ना कोई तो जरूर है जो उसे हर रात चुपके से अमृत पिला रहा है। जो सुनता हुआ उसकी मदर कहती है मैं भी यही सोच रही थी, ना जाने कौन मूर्ख है जो उसकी मदद कर रहा है। जिस पर कि वो बंदा बोलता है इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे पेट्रियार्च से मिलने दीजिए। जिस पर कि उसकी मदर काफी ही ज्यादा हैरानी में जब उससे पूछती है आखिर तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है, तो वो बंदा क्रीपी स्माइल के साथ बताता है अगर वो बड़े स्केल में खेलना चाहता है तो निश्चित ही उसके पीछे खड़ा मास्टरमाइंड वो खुद को बाहर निकालेगा। जो सुनता हुआ उसकी मदर बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, वही तो है जो उसे एलेक्सर को पिलाकर ऐसा दिखाना चाहता है कि वो काफी ताकतवर है। जो कोई भी वो बंदा है क्रेडिट को लेना चाहता है और वो शायद सफल भी हो रहा है। तो चलो जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। एक बार जैसे ही वो सामने आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। हालांकि अगर वह कमीना मुसीबत को खड़ा करता है तो इससे क्या पेट्रियार्च को नहीं लगेगा हम उस नाजायज को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैन कहता है मदर आप चिंता मत करिए, उसके पीछे खड़ा मास्टरमाइंड चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन हम उस नाजायज को जानते हैं वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अगर फिर भी वो कुछ भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके प्यारे भाई के रूप में उसे रोकूंगा। उसके लेवल को देखते हुए मुझे नहीं लगता वो कभी भी मुझे सरपास कर पाएगा। वैसे उसे केवल टैंक क्लैन की एनर्जी हट आती है जो कि छोटे लो रैंक वाले सर्वेंट भी सीख सकते हैं। तो हाँ वो कभी भी हमें सरपास नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम योन को देखते हैं जो कि बोल रहा था 6 साल। तो उसके सामने बैठा सर्वेंट सैम बोलता है हाँ बिल्कुल मैंने सुना है डिमोनिक कल्ट पिछले 6 सालों से सिविल वार में उलझा हुआ है। जो सुनता हुआ योन अपने मन में कहता है 2 महीने पहले ही तो मैं इस बंदे को हाल ही के जियांगहो के इतिहास को लेकर इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे लगा था प्राइमोर्डियल डिवाइन विल रीइंकार्नेशन को यूज करने के कारण काफी समय बीत गया है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना समय बीत गया है, पूरे 6 साल। यही सब सोचता हुआ वो परेशान हो ही रहा था तभी वो बंदा सैम बताता है और हाँ हेवनली डीमन भी लापता हो गया है। योन जिस पर और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या वो लापता हो गया है? सैम बताता है जरूर यह कुछ समय के लिए उन डिमोनिक कल्ट वाले की घिनौनी चाल है। निश्चित रूप से वो किसी भी पल लौट कर आएगा और तबाही को मचाएगा। पर योन उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए अपने मन में कह रहा था अगर मास्टर गायब हो गए हैं तो थोड़ी सी उम्मीद है कि वे जीवित होंगे। ऐसी सिचुएशन में मैं तुरंत टियानशान भाग जाना चाहता हूँ, पर ऐसा करने के लिए ना ही मेरे पास शक्ति है, ना ही इंफॉर्मेशन और ना ही साधन। मुझे जितनी हो सके इंफॉर्मेशन को जमा करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वे गद्दार कमीने मास्टर को ढूंढने के लिए हर संभव तरीका अपनाएंगे। हालांकि फिर भी अगर वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए हैं तो मुझे कम से कम उनके बराबर तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही। मैंने सुना है टैंक क्लैन के पेट्रियार्च 9 ड्रैगन डिवीजन के दौरा करने के बारे में सोच रहे हैं। वह दुनिया के 10 सबसे ताकतवर मास्टरों में से एक है। डार्क सुप्रीम टैंग मुनह्यो। ऐसी अफवाहें उड़ रही है कि वो खास सुरक्षा डिवीजन का स्थापना करेगा। अगर मैं किसी भी तरह से उस डिवीजन में शामिल हो जाता हूँ तो मैं टैंक क्लैन के नेटवर्क का लाभ उठा सकता हूँ, जिससे कि मास्टर को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। ये सब सोचता हुआ वो अपनी ट्रेनिंग को कर ही रहा था तभी उसके पास एक छोटा सा बीस्ट आकर कहता है ऐसा लगता है कि आप 12 बीट्स ऑफ द वायलेंट टाइगर में सफलता पाने के कगार पर ही हैं। हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी बेसिक एडवांस टेक्निक है जो बंजारों को सिखाई जाती है। यह मार्शल आर्ट शरीर के आधे हिस्से मुट्ठी, हथेली, उंगलियां और पैरों को घातक हथियारों के रूप में उपयोग करता है। योन अपने सामने फिर से वो अजीबोगरीब गोली को देखते हुए बोलता है क्या मुझे फिर से इस बिगो गोलियों को खाना पड़ेगा? तो वह बीस्ट बताता है हाँ मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता यंग मास्टर, सुरक्षा बहुत ही ज्यादा कड़ी है। जो सुनता हुआ योन कहता है अगर तुमने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें भूत गोली में बदल दूंगा। हमें पता चलता है कि ये बीस्ट हेवनली डीमन के एल्डरों में से एक थे। वो कहता है मुझ पर भरोसा करिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। जो सुनता हुआ योन कहता है ठीक है चलो आप मुझे बताओ कि तुम्हारे पास और क्या जानकारी है? क्या तुम्हें डार्क सुप्रीम कहाँ पर है कुछ पता चला? तो वह बीस्ट बोलता है मुझे पक्का तो नहीं पता कि डार्क सुप्रीम कब आ रहा है, लेकिन टैंग यूचोंग क्या यही उसका नाम था? हाँ यही उसका नाम था। उसने अपने सेकुलेजन को पूरा करके वापस लौट आया है। जिस पर योन बोलता है टैंग यूचोंग डार्क सुप्रीम जल्दी यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए उसका बाहर आना ये स्वाभाविक बात है। इसके अलावा क्या और कुछ तुम्हें पता चला? तो वह बीस्ट बोलता है मैंने उसे और उसकी मदर को सीक्रेट रूप से आपको लेकर बात करते हुए देखा। जिस पर कि योन उसकी तरफ तीखी नजर से देखते हुए बोलता है क्या वे दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे? वो भी सीक्रेट में? बताओ आखिर वे क्या बोल रहे थे? तो वो बीस्ट जो कुछ भी सुना होता है वो सारी चीज है योन को जब बता देता है। तो योन बोलता है वे दोनों डार्क सुप्रीम के यहाँ जाने पर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही उन्हें लगता है कि मेरे पीछे कोई मास्टरमाइंड है। जिस पर कि वो बीस्ट जब कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, तो योन बोलता है ऐसा लग रहा है कि वे लोग नोवेल की कहानी को लिख रहे हैं। और साथ ही यह सोचकर हैरानी भी हो रही है कि वे लोग मुझे खास सुरक्षा डिवीजन के लिए सिफारिश भी करने वाले हैं। ये कितना अजीब है। मैं खुद उस डिवीजन में शामिल होने के लिए कोई तरीके को ढूंढ ही रहा था, लेकिन उन्होंने तो मेरे लिए रास्ते को ही बना दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनकी ऐसी हरकतों पर मैं शर्मिंदा हूँ या फिर खुश हूँ। उसी समय दरवाजे के उस पार से एक आवाज आती है यंग मास्टर मैं ह्योंग साम हूँ। उसकी आवाज को सुन योन कहता है अंदर आ जा। तो हम देखते हैं कि सैम उसके लिए खाने को लेकर अंदर आता है, जिसे देखता हुआ जब योन पूछता है अब ये क्या है, तो सैम
बताता है माय लेडी ने कहा है कि ये आपके लिए टॉनिक है, जिस पर कि तो यौन भी हैरान हो गया था और उससे पूछता है माय लेडी क्या उसी ने मुझे खाने को ना देने के लिए नहीं कहा था? तो सैम बताता है उन्होंने कहा है कि तुम्हें शायद पछतावा है और वैसे भी इतने दिनों तक तुमने बहुत कष्ट सहा है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये भेजा है ताकि तुम अपनी एनर्जी को दोबारा हासिल कर सको। जिस पर कि यौन ये सोचते हुए कि ये बुढ़िया भी ना कहता है ठीक है इसे यहीं पर छोड़ दो। तो सैम बोलता है उन्होंने मुझसे खास कहा है कि मैं आपको ये पीते हुए देखूं। जो सुन यौन उस टॉनिक को लेकर पीते हुए अपने मन में कहता है मुझे जो खबर मिली है उसके हिसाब से इसमें जरूर पागल कर देने वाली जहर को मिलाया गया है, लेकिन मैंने पहले ही वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन टेक्निक को सीख ली है, इसीलिए यह सब बेकार है। यही सब सोचता हुआ उस टॉनिक का एक घूंट जैसे ही वो अंदर लेता है तो उसे तुरंत ही उसकी रेसिपी के बारे में पता चल जाता है। वो कहता है 100 साल पुराना जिनसंग मिश्रित फूल और थोड़ी सी पागल करने वाली जहर, यहाँ तक कि इसमें कुछ शुद्धिकरण की गोलियां भी मिलाई गई है। यह एक ऐसा मिरेकल एलेक्सर है जिसको 1 या 2 बार पीने से किसी का भी एनर्जी दोबारा रिकवर हो जाएगी, यहाँ तक कि हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन ज्यादा पीने पर दिमाग टॉक्सिक हो जाएगा क्योंकि इसमें सिनाबेर का पॉइजन मिला हुआ है। चलो मैंने इतना तो उम्मीद की ही थी। वहीं सिनाबेर के पॉइजन को देखकर एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है यंग मास्टर सिनाबेर का पॉइजन सच में? नैमगोंग क्लैन की वह कुतिया सचमुच में पागल हो गई है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर पर जादू टोना करने की? उसे इस तरह भड़कता हुआ देख योन उसकी तरफ काफी गुस्से में देखते हुए बोलता है अपना मुंह बंद कर और चुपचाप उस औरत पर जाकर नजर रख और ये पता लगा कि ये जादू टोना करने वाला कौन है। उसे इतने गुस्से में देख हुआ बीस्ट तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, जबकि योन उस टॉनिक को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था मुझे पागल करने वाली जहर को देना, फिर जादू टोने से मुझे कठपुतली बनाना, क्या यह उसी की योजना है या फिर कोई और है? मैं देखना चाहता हूँ कि वह जादूगर आखिर कितना कुशल है। यही सब सोचता हुआ वह जब सैम की तरफ देखते हुए पूछता है मैंने अब जबकि इसे पी लिया है तो तुम यहाँ पर अभी भी क्या कर रहे हो? तो सैम बताता है वो बाहर एक मार्शल मास्टर इंतजार कर रहा है, उन्हें माय लेडी ने आपके लिए भेजा है। जो सुन योन कहता है एक मार्शल मास्टर? इसी के साथ जब वो उस बंदे के सामने जाता है तो वो बंदा कहता है मैं टैंग गॉन हूँ, मैं यंग मास्टर योन के मास्टर के रूप में साइन किया गया हूँ, हालांकि ज्यादा देर तक नहीं, इसलिए चलो मिलजुल कर काम करें। उस बंदे को देख योन अपने मन में कहता है फियर्स विंड वॉरियर टैंग गॉन जब टेम्पेस्ट स्क्वाड फ्रंट लाइन पर लड़ रहा था तब इनका योगदान सबसे अधिक था। इसके अलावा वे 9 ड्रैगन ब्रांच फैमिली के अंदर वे टॉप 5 मास्टरों में से एक है, लेकिन वह बहुत ही आलसी जीवन को जीता है क्योंकि उसे और कोई भी जिम्मेदारी को उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर वो मेरा मास्टर अचानक ही कैसे बन गया? ये सब सोचता हुआ वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहा था। उस में गॉन कहता है मुझे क्लैन हेड के आने से पहले तुम्हें 4 दिनों तक ट्रेन करने के लिए कहा गया है, जिसको सुनता हुआ योन अपने मन में कहता है मैं समझा वह फेस्टिवल की तैयारी करने से बचने के लिए इसे स्वीकार किया। वाह क्या बात है, वह औरत सचमुच में मुझे हैरान किए जा रही है। वह टैंग गॉन जैसे आदमी को मेरा मास्टर बनाकर यह साबित करना चाहती है वह सचमुच में अपने सौतेले बेटे की परवाह करती है, साथ ही जादू टोने के इस्तेमाल से मुझे कंट्रोल करके पेट्रियाज के सामने शर्मिंदा भी। मैं सोच ही रहा था वो औरत आखिर कर क्या रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में जरूर कोई योजना चल रही है। यही सब सोचता हुआ वह जब गोंग से पूछता है आप मुझे क्या सिखाने वाले हो, तो गोंग बताता है मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए मार्शल आर्ट का पूरा एक सेट है। नॉन जिस पर पूछता है क्या सेट, तो गोंग बताता है मैं तुम्हें ये एक ही बार दिखाऊंगा तो इसे ध्यान से देखना। इतना बोलकर वो अपने कई सारे क्लोन को बना लिया था योन के आसपास, जिसे देखता हुआ योन अपने मन में कहता है यह एक ऐसी गति टेक्निक है जिसमें आप परछाई की तरह चलते हैं। तभी गोन अपनी टेक्निक को खत्म करके उससे कहता है इसे शैडो स्वॉर्ड स्टेप कहते हैं। तो योन उससे पूछता है क्या यह वही टेक्निक है जिसे टैंग यूचोंग ने यूज किया था? जो सुन गोन उसे बताता है हाँ तुम सही हो, यह वही टेक्निक है जिसे फाउंडेशन बनाकर यंग मास्टर यूचोंग शैडो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। योन जो कि सुनता हुआ सोचता है क्या वह अपने बेटे की तुलना मुझसे करके दूसरों के सामने उसे ऊपर उठाना चाहती है? इतने में ही गोन आगे बताता है अपनी गुप्त गतिविधियों के कारण शैडो स्वॉर्ड स्टेप जहर या छिपे हुए हथियारों के साथ उपयोग करने के लिए एकदम सही है। मैंने जमीन पर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए हैं तो उसे फॉलो करो। जो देखता हुआ योन दोबारा अपने मन में कहता है वह जमीन पर अपने पैरों के निशान छोड़ने के बावजूद भी परछाइयों की तरह चलता है। वह निश्चित रूप से फियर्स विंड वॉरियर के टाइटल के वर्दी है। अभी गोन उसे फिर से आगे कहता है चलो ठीक है मैंने तुम्हें शैडो स्वॉर्ड स्टेप करने के तरीके को बता दिया है, इसीलिए इसे सीखने की अपनी पूरी कोशिश करना। अगर कोई डाउट हो तो बाद में मुझसे पूछ लेना, फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो भागने की कोशिश कर ही रहा था तभी योन कहता है मैंने इसे सीख लिया है। अचानक से ही उसकी ऐसी बात को सुन गोन इतना हैरान हुआ था कि उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है और वो उसे घूर ही रहा था। उतने में ही योन आगे कहता है हाँ आपने सही सुना, मैंने अभी अभी इसे सीख लिया है। जिस पर कि गोन को तो अभी भी विश्वास नहीं होता और वो कहता है मुझे नहीं लगता तुम इसे समझ पाए हो क्योंकि तुमने अब से पहले कभी भी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा है। और रही बात शैडो स्वॉर्ड स्टेप की तो ये तो काफी मुश्किल है, यहाँ तक कि टेम्पेस्ट स्क्वाड के मेंबरों को भी पूरे 10 दिन लग गए थे इस फॉर्म को सीखने के लिए, जबकि मुझ जैसा टैलेंटेड आदमी को भी 5 दिन लग गए थे और इस फॉर्म के पीछे छुपे हुए अर्थ को समझने के लिए पूरे 3 महीने। जो सुनता हुआ योन अपने मन में कहता है क्या ही बकवास है, फिर भी तुम खुद को जीनियस कहते हो। इसी के साथ वो कहता
कहता है क्या नॉर्मल इतना समय लगता है? गॉन वहाँ से जाते हुए बोलता है अगर तुमको मेरी बात समझ आ रही है तो अभ्यास करो। तो पीछे खड़ा योन बोलता है मैंने इसे सीख लिया है। योन के मुंह से दोबारा वही बात को सुन गॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोलता है यंग मास्टर योन, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक ही बार देख कर नकल कर सकते हो। जिस पर उसकी बातों को काटते हुए योन बोलता है तो फिर क्या आप शर्त लगाते हो? जो सुनता हुआ गॉन हैरानी में अपने फटे आंख से उसकी तरफ देखता है। तो योन उससे कहता है चलिए शर्त लगाते हैं, अगर मैंने शैडो स्वॉर्ड स्टेप को सही तरीके से नहीं सीखा होगा तो मैं आपको 30 चांदी के सिक्के दूंगा। 30 चांदी के सिक्के को सुन गॉन के तो आंख फट चुके थे। वहीं उसे इस तरह देख योन बोलता है आखिरकार आपकी आंख खुल ही गए। मेरी जानकारी के अनुसार आपको हर महीने केवल 10 सिक्के मिलते हैं, सही कहा ना? अगर आप मुझसे शर्त लगाती हो तो आपको अपने 3 महीने के तनख्वाह को दांव पर लगाना होगा। क्या आप में हिम्मत है ऐसा करने के? जो सुनता हुआ गॉन बोलता है शैडो स्वॉर्ड स्टेप एक अमूल्य मार्शल आर्ट है जिसे टैंग क्लैन के भावनाओं से प्रेरित होकर बनाया गया है, फिर भी तुम इसे लेकर शर्त लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो योन बोलता है प्रिय गुरुजी क्या आप डर रहे हो? योन की ऐसी शक्ल को देख भाई साहब योन की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो सोच नहीं पा रहा था अब वो क्या करे, क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हालांकि वो उस मार्शल आर्ट का अपमान नहीं कर सकता था तो वो कुछ भी नहीं बोलता, जिसको देखता हुआ योन वहाँ से जाते हुए बोलता है लगता है कि आप सचमुच में डर गए हो, जबकि आप फियर्स विंड वॉरियर ने खुद कहा था इसे सीखने के लिए आपको 5 दिन लग गए थे। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, अब जबकि आप इतने डर गए हो तो चलो मैं अकेले ही जा करके इसकी ट्रेनिंग करता हूँ। अपनी ऐसी और इतनी भयंकर बेइज्जती को सुन गॉन बोलता है रुक जाओ, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो किसी के अहंकार को ठेस कैसे पहुँचाया जाता है। तो ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे भी कोई भी दिक्कत नहीं है। मार्शल आर्ट का सम्मान न करने के लिए तुमसे पैसे लेने में। जिस पर कि योन एक क्रीपी स्मेल के साथ उससे कहता है अब जबकि आपने इसे स्वीकार कर लिया है तो ध्यान रखिएगा आप अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते। जो सुन गॉन बोल ही रहा था कि चलो अब दिखाओ भी मुझे वो, उससे पहले ही योन एकदम से ही उसके पीछे चला गया था शैडो स्टेप का इस्तेमाल करके, जिसको देख तो गॉन की पूरी तरह हालत खराब हो चुकी थी। वो कहता है ये कैसे हो सकता है? वहीं योन कहता है प्यारे गुरुजी चलिए अब निकालिए पैसे, हम देखते हैं। गॉन अब जबकि शर्त लगा लिया था तो उसे पैसे देने पड़ते हैं, जिसे लेकर योन बोलता है क्या आप आज कुछ ड्रिंक लेने की योजना बना रहे थे? ये तो काफी भारी लग रहा है। जिस पर कि गॉन अपने सदमे में उन पैसों को देखते हुए बोलता है मेरे पैसे बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ वो आगे कहता है यह एक घटोला है, मुझे बताओ तुमने शैडो स्वॉर्ड स्टेप को कब सीखा? योन बताता है घटोला? आखिर आपका मतलब क्या है? मुझे तो अभी अभी इसके बारे में पता चला। वैसे भी इससे पहले क्या कभी भी मुझे मार्शल आर्ट सीखने का अवसर मिला था? तो गॉन कहता है हाँ तुम सही हो, लेकिन तुमने इसे केवल एक बार में देख कर कैसे सीख लिया? जिस पर कि योन उसे बोलता है क्या आप हमेशा से इतने तुच्छ थे कि परिणामों को मानने से इनकार कर देते हो? मतलब कि आप लोग अगर इस सिचुएशन को नहीं समझे हो तो मैं बताता हूँ ना। गॉन इतनी आसानी से अपने पैसों को उसके हाथों में जाता हुआ देख उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि सचमुच में योन ने शैडो स्टेप को परफॉर्म किया है। इसीलिए वो चाहता था कि योन उसे दोबारा ये करके दिखाए, लेकिन योन उसे तुच्छ साबित करके ये मानने के लिए मजबूर कर दिया कि वो बेकार में ही योन को दोबारा उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है। खैर योन आगे कहता है कि आपको एक ही मार्शल आर्ट आती है, ये तो काफी ज्यादा उबाऊ है, या फिर मैं इतना बड़ा जीनियस हूँ कि ये फेयर हो ही नहीं सकता, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आपकी जेब खाली होते ही आपका आत्मविश्वास भी खत्म हो गया है। जो सुनता हुआ बेचारा गॉन उसके भड़कावे में दोबारा आ जाता है और तुरंत ही वहाँ से जाते हुए बोलता है यहीं पर रुके रहो, मैं अभी और पैसे लेकर आ रहा हूँ, क्या तुम में हिम्मत है दोबारा शर्त लगाने की? जिस पर योन अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ही आसान था, जबकि गॉन वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है और हाँ मुझे शैडो स्वॉर्ड स्टेप के अलावा और भी कई सारे मुश्किल सीक्रेट टेक्निक आती है, तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितने दूर तक जा पाते हो। उसे इतने गुस्से में देख योन कहता है वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने कभी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा उसने केवल एक बार देखकर ही कॉपी कर लिया, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। ये सब बोलता हुआ वो सोचता है भले ही मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी कभी भी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा, लेकिन मैंने जितने भी लोगों का सामना किया वे सब के सब दुनिया के कुख्यात मार्शल मास्टर थे, इसीलिए मेरे लिए बेसिक मार्शल आर्टों को याद रखना ये बहुत ही आसान है। तभी उसका भूत कहता है ये कैसा रहा मेरे प्यारे कल्ट हायर, क्या मैंने अच्छा काम किया? तो योन वो बोलता है हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमें पता चलता है भले ही योन ने शर्त को जीत ली थी, लेकिन गॉन के हाथों से पैसों को लेना इतना आसान भी नहीं था। अगर उसकी मदद उस भूत ने उस पैसे को छीनने में नहीं किया होता तो। खैर योन गॉन को पीछे से देखते हुए कहता है आज तो मास्टर कंगाल होकर जाएंगे सिक्के और मार्शल आर्ट दोनों से। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन 4 घंटे बाद की होती है। योन ने गॉन के द्वारा सिखाए गए सभी मार्शल आर्टों को बड़ी ही आसानी के साथ सीख गया होता है, चाहे फिर वो सोल चेसिंग बटरफ्लाई हो, टेम्पेस्ट फिजिकल आर्ट हो, या फिर हो टेम्पेस्ट डजन स्पेन। ऐसा कोई भी मार्शल आर्ट नहीं था जो कि उसे सीखने में मुश्किल आई होती है, जिसके चलते गॉन बहुत ही बड़ी सदमे में चला गया था। वो सोच नहीं पा रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि जितनी बार भी उसने शर्त लगाया उतनी बार ही वो हार गया होता है। जिनको देखता हुआ योन का एक भूत कहता है भले ही वो एक हेरेटिक हो, लेकिन फिर भी मुझे उस पर दया आ रही है। कल्ट हायर के साथ भिड़ना उसका दुर्भाग्य था। तो दूसरा भूत कहता है मुझे अभी भी याद है मैंने अपने जीवन में कितना कष्ट सहा था उसकी वजह से। दूसरी तरफ योन गॉन को पूरी तरह निचोड़ने के बाद उससे बोल रहा था क्या और कुछ भी बचा है?
है। गॉन बताता है अब मैं और बैंक से लोन नहीं ले सकता। तो यॉन वो कहता है ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, हालांकि चलिए एक बार आखिरी कोशिश करते हैं। ये बोलता हुआ वो क्रीपी स्माइल को कर रहा था, लेकिन गॉन उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है क्या तुमने सुना नहीं, मैं कंगाल हो गया हूँ। तो यॉन अपने जीते हुए पैसों को दिखाते हुए उससे कहता है इसीलिए तो मैं ये सुझाव दे रहा हूँ, चलिए मर्दों की तरह सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जिसको सुनता हुआ गॉन कहता है क्या तुम मुझे गुलामों के रूप में बेचना चाहते हो। तो यॉन बताता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने सुना है कि आपके पास एक बहुत ही स्पेशल मार्शल आर्ट है जिसे शायद मैं भी आसानी से कॉपी ना कर पाऊं, तो उसे लेकर आप क्यों नहीं दौड़ लगाते। मेरा मतलब है कि आपके टेम्पेस्ट डांस को लेकर। जिसको सुनता हुआ गॉन को बहुत ही बड़ा शौक लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है यंग मास्टर यॉन। उसे एकदम से ही इतना सीरियस होता हुआ देख यॉन वो कुछ भी समझ पाता, तभी अचानक से ही वो पीछे जाने लगता है। वही गॉन अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए उससे कहता है अन्य कोई भी मार्शल आर्ट चलेगी लेकिन टेम्पेस्ट डांस वह टेम्पेस्ट स्क्वाड की आत्मा है। अगर आप उसे शर्त में लगाने के लिए बोल रहे हैं तो ये पूरे टेम्पेस्ट स्क्वाड का अपमान होगा जो कि 9 ड्रैगन डिवीजन का पिलर है, इसीलिए ऐसी चीज प्लीज कभी भी दोबारा मत बोलिएगा। उसके ऐसे गुस्से को देखता हुआ यॉन अपने मन में कहता है वह भले ही देखने में आलसी लगता है लेकिन है तो वो फिर भी टेम्पेस्ट स्क्वाड का फियर्स विंड वॉरियर है। इतना सोचने के बाद जब वो बोलता है क्या मुझे टेम्पेस्ट डांस को सीखने का अधिकार नहीं है, तो गॉन बताता है बेशक आपके पास यह अधिकार है, आप इस ब्रांच हेड फैमिली के बेटे हो, यहाँ तक कि मैंने इसे फर्स्ट डॉटर और थर्ड सन को भी सिखाया है, इसीलिए आपको भी यह सिखाने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो सुनता हुआ यॉन बोलता है गॉन मैं आपसे ब्लड लाइन की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यह पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं इसे सीख पाऊंगा। जो सुनता हुआ गॉन जब हैरानी में कहता है आपके बोलने का मतलब क्या है, तो यॉन पूरे जोश में आते हुए उससे बोलता है टेम्पेस्ट स्क्वाड का फियर्स विंड वॉरियर गॉन, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो आपके लिए टेम्पेस्ट बनने की क्षमता रखता है और आपके लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है? अगर हाँ तो टेम्पेस्ट स्क्वाड का मिशन क्या है। यॉन के मुंह से ऐसी बातों को सुनता हुआ गॉन काफी बड़े शौक में चला गया होता है। वो अपनी पुरानी बात याद करता हुआ अपने मन में कहता है टेम्पेस्ट का मिशन, उस भयानक नुकसान के बाद हम टेम्पररी जेफर हो गए, हालांकि हम एक बार फिर से सच्चे टेम्पेस्ट बनेंगे। यही सोचते हुए मेरे 20 साल गुजर गए। मैंने अपने दिल में दफन करके रखे थे टेम्पेस्ट के उस मिशन के सपने को, लेकिन आज उस सपने को लेकर यंग मास्टर यॉन के मुंह से सुनना मैंने कभी भी उनसे ये उम्मीद नहीं की थी जो सक्सेसर की लड़ाई में सबसे कमजोर है। हालांकि यही सब सोचता हुआ वो कहता है टेम्पेस्ट का मिशन, यह शब्द सुनकर मेरा दिल कांप उठता है, लेकिन फिर भी आपने शर्त लगाने के लिए टेम्पेस्ट डांस का जिक्र किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप अपने शब्दों में इतने सच्चे हो। इतना बोलते हुए वो यॉन को देख ही रहा था, तभी यॉन अपने जोरों जोरों से छाती पीटते हुए कहता है उफ ये कितनी परेशानी भरा है। इसी के साथ वो कहता है 4 घंटे पहले जब मैं आपसे पहली बार मिला था, यदि मैं उस समय आपसे टेम्पेस्ट डांस को सिखाने के लिए कहता तो क्या आप मुझे वो सिखाते? बिल्कुल भी नहीं, आप तो मुझे शैडो शॉट स्टेप को एक बार दिखाने के बाद ही भाग जाने की प्लानिंग कर रहे थे। जो सुनता हुआ गॉन कहता है हाँ आप सही हो, क्या यही कारण था कि आपने मुझे शर्त लगाने के लिए उकसाया ताकि आप अपनी काबिलियत को साबित कर सके? सच में आप बहुत ही ज्यादा बदल गए हो, यहाँ तक कि मुझे लगता है आप अपनी असली शक्ति और बुद्धि को भी छुपा रहे हो, क्योंकि जो मार्शल आर्ट मैंने आपको सिखाया जिसमें कि शैडो शॉट स्टेप भी शामिल है, उन्हें ऐसे इंटरनल एनर्जी के साथ सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे इंटरनल एनर्जी मैंने आपके 2 महीने पहले देखे थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केवल 2 महीने के अंदर ही आप अपने अंदर इतनी सुधार ला ले कि मेरे द्वारा सिखाए गए सभी मार्शल आर्ट को बड़ी आसानी से सीख लेंगे। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है आप सालों से माई लेडी से छुपा करके अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे थे, है ना? और अब यहाँ पर जब डार्क सुप्रीम आ रहे हैं तो आप अपने छुपे हुए पंजों को दिखा रहे हो। अपने मन से ही उसे इतनी बड़ी कहानी को बनाता हुआ देख यॉन कुछ भी ना समझते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो खुश होते हुए कहता है यह वास्तव में अपनी फैमिली को धोखा देने की एक घिनौनी साजिश है। जो सुनता हुआ यॉन सोचता है मैं जानता हूँ यह ताना टैंक क्लैन में एक प्रशंसा के रूप में लिया जाता है, लेकिन फिर भी इसे सुनना बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वहीं गॉन की बात को सुनने के बाद यॉन के साथ वाले भूत बोलते हैं चलो तुम्हें कल्ट हायर की असली कीमत तो पता चले। मैं भी पहली बार इनकी बकवास करने की टेक्निक को देखकर चौंके बिना नहीं रह सका था। अपनी तारीफ कम और बेइज्जती ज्यादा सुन करके यॉन उन भूतों की तरफ देखते हुए कहता है बेकार है, लगता है इन बुड्ढों को बहुत ही जल्दी है भूत गोली में बदलने की। इसी के साथ वो गॉन से पूछता है तो अब क्या आप मुझे वो टेक्निक सिखाएंगे या नहीं? जिस पर कि गॉन थोड़ी देर सोचने लगता है तो हुए भूत फिर से कहते हैं ज्यादा सोचो मत, तुम इन्हें कभी भी मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज तक उनकी मीठी मीठी शब्दों का कोई भी विरोध नहीं कर पाया। अपनी इस टेक्निक की बदौलत उन्होंने डिवाइन कल्ट में सारे लोगों को खुद के प्रति निष्ठा की शपथ दिलवाने में कामयाब रहे थे। उन्हें फिर से कुछ ज्यादा ही बोलता हुआ देख यॉन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है तुम लोग भूत गोली ही बनना चाहते हो। ये सब बोलता हुआ वो उन लोगों पर चढ़ ही रहा था, तभी गॉन कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा टेम्पेस्ट डांस। जिसको सुन यॉन पूरी तरह फॉर्मल होकर उससे कहता है एंकलैंड का मैं यॉन अपने मास्टर टैंग गॉन को टीचिंग के लिए पूछ रहा हूँ। जिसको सुनता हुआ गॉन पहले तो काफी ही ज्यादा हैरान हुआ था, बाद में उसे इतना फॉर्मल देख एक स्माइल को देते हुए बोलता है टेम्पेस्ट स्क्वाड का मेंबर फियर्स विंड वॉरियर टैंग गॉन, तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसे ध्यान से देखना, ये पिछली सारी मार्शल आर्टों से अलग है, इसीलिए इसे जल्दी सीखना बहुत ही मुश्किल होगा। ये सब बोलता हुआ वो जब अपनी
टेम्पेस्ट डांस को उसे दिखाने लगता है। तो यॉन उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो चलिए शर्त को बदलते हैं। जिस पर कि गॉन वो कहता है क्या तुम अभी भी शर्त को लगा रहे हो? तो यॉन बोलता है हाँ क्यों नहीं, हालांकि इस बार हम शर्त को थोड़ा सा बदल देते हैं। इस बार की शर्त होगी क्या मैं टेम्पेस्ट डांस को आज सीख पाऊंगा या नहीं। हारने वाला खाना और शराब पिलाएगा। गॉन जो कि सुन कहता है सच है तुम पूरे पागल हो, लेकिन चूंकि इस बार एक वक्त के खाने की बात है तो मुझे पूरा यकीन है इस बार मैं ही जीतूंगा। तो आप ध्यान से देखना। इसी के साथ हमें पता चलता है कि टेम्पेस्ट स्क्वाड के पहले मेंबरों ने प्रॉमिस किया था वे लोग कभी भी फैमिली हेड के विरासत में संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसीलिए यॉन भले ही टेम्पेस्ट को आगे बढ़ाए लेकिन गॉन उसे अगला सक्सेसर बनने में सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और इस चीज से तो एक बात साबित हो जाएगी, नया टेम्पेस्ट सामने आ गया है जिसके साथ टेम्पेस्ट स्क्वाड के मेंबर अपने शराब को बांट सकते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन थोड़े समय बाद की होती है। हम देखते हैं गॉन फिर से हार चुका था और सारा का सारा खाने का बिल उसे ही देना पड़ता है, जिसके चलते वो अपने मन में सोच रहा था मुझे शर्त हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यंग मास्टर जितने महान होंगे हम सभी के लिए उतना ही बेहतर होगा। हालांकि ये मनहूस आदमी मेरे साथ एक भी ड्रिंक को शेयर नहीं कर रहा है, आखिर इसे एक दावत कैसे कह सकते हैं। लेकिन तभी उसके पास वेटर आकर कहता है माफ करिएगा क्या आपको और कुछ भी चाहिए? तो गॉन बोलता है मुझे शराब की एक और बोतल दो, मैं होश में रहते हुए इसे नहीं देख सकता। जो सुनता हुआ यॉन बोलता है लगता है कि आप काफी शराब पीते हो, हमें तो ड्रैगन टावर पर जाना चाहिए था। जिस पर कि गॉन वो भड़कते हुए बोलता है आपको पता भी है वो जगह कितनी महंगी है, यह बार ही हमारे लिए अच्छी है, वैसे भी यह भी एक टॉप टायर की बार है जो यहाँ सबसे ज्यादा लोकप्रिय रेस्टोरेंट है। तो यॉन कहता है हाँ मुझे भी लगता है। जिस पर गॉन बताता है अगर बिल थोड़ा भी महंगा होता तो मैं इसे खुशी खुशी चुका देता, लेकिन किसे पता था कि आप इतने खाने खा लोगे कि मेरे एक हफ्ते के खाने का बजट खत्म हो जाएगा। जो सुनता हुआ यॉन अपने मन में कहता है ड्रैगन टावर पर जाना मेरे प्लान में कभी शामिल था ही नहीं, मैं तो बस एक ऐसी जगह पर जाना चाहता था जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हो, क्योंकि उस बुढ़िया ने मुझे काफी समय से रोके रखा था, लेकिन अब मैं और ज्यादा देर नहीं कर सकता। ये सब बोलता हुआ वो टेबल के नीचे कुछ तो करता है, जिसे देखता हुआ उसके भूत बोलते हैं यह तो रिवॉल्वर डीमन गॉड मिथ का कम्युनिकेशन स्पेल है, क्या आप ऐसी जगह पर इसीलिए आए थे? यॉन जो कि सुन अपने मन में कहता है मुझे उन लोगों को यह बात बतानी है जो अभी भी निराशा में डूबे हुए हैं, मैं कॉल्ड हायर जिंदा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यॉन का भूतिया बीच एक घर पर नजर रखते हुए बोल रहा था 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी कोई भी संदिग्ध मामला नहीं हुआ है, मुझे कब तक यहीं पर बैठकर इन सब को देखना पड़ेगा। इतने में ही उसकी नजर किसी पर पड़ती है और वो हैरान होते हुए कहता है यह तो किंचन सेक्ट की यूनिफॉर्म है, आखिर वो यहाँ पर कर क्या रही है? क्या वो लड़की टैंक क्लैन की फर्स्ट डॉटर टैंक क्यूजीन है? इसी के साथ वो उस बंदी का पीछा करते हुए आगे कहता है यंग मास्टर पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए मुझे कुछ अच्छा तो ले जाना ही पड़ेगा। ये सब बोलता हुआ जब वो उस घर के अंदर जाकर देखता है तो बुढ़िया चिल्ला रही होती है क्या तुम अपनी माँ के दिल को तोड़ना चाहती हो? जिस पर कि क्यूजन बोलती है यॉन के दिल को जो आपने चोट पहुंचाया है यह उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि इस बार तो आपने हद ही कर दी, आपने उसे एकांत में बंद करके उसका खाना पीना भी बंद करवा दिया। तो बुढ़िया बताती है तुम उसकी चिंता मत करो, कोई है जो उसकी छुप कर देखभाल कर रहा है, तुम बस डार्क सुप्रीम के विजिट पर ध्यान दो। जिस पर कि क्यूजन और भी ज्यादा भड़क गई होती है और वो गुस्से में बोलती है क्या उसके साथ इतनी बेरहमी करने का ये सही कारण है? मुझे पूरा यकीन है उसे सजा देने से पहले आप यह भी नहीं जानती थी उसका देखभाल करेगा कौन, क्या आप उसे जान से मारना चाहती हो? उसके ऐसी गुस्से को देखता हुआ बुढ़िया कहती है आखिरकार तुम उस नाजायज बच्चे को लेकर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सचमुच में तुम मेरी ही बेटी हो ना? जिस पर कि क्यूजन वहाँ से जाते हुए उससे कहती है आप उसे नाजायज कहना कभी भी नहीं भूलती है ना, आप कभी भी नहीं बदलोगे, अगर ऐसी बात है तो सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। जो सुनता हुआ बुढ़िया उसे पीछे से रोकने की पूरी कोशिश करते हुए बोलती है क्यूजन रुक जाओ प्लीज, और वो नहीं सुनती और वहाँ से निकल जाती है। तो बुढ़िया परेशान होते हुए कहती है वह बचपन से ही बहुत ही ज्यादा दयालु रही है, लेकिन जब से वो किंचन सेक्ट में शामिल हुई तब से ये और भी ज्यादा बदतर हो गए। इस तरह वो आखिरकार अपने फादर के पोजीशन को कैसे संभालेगी? वहीं यॉन का भूतिया बीस्ट उन लोगों के इस तरह देख सोच रहा था अब आखिरकार मुझे इस चीज को कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, यह फैमिली तो पूरी तरह से हिली हुई है। इतने में ही बुढ़िया अपने गुस्से से कंट्रोल को खोता हुआ बोलती है यह सब उस कमीने की वजह से हुआ है, डार्क सुप्रीम के आने तक इंतजार करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे अभी वहाँ पर जाना होगा। उसे इतने गुस्से में वहाँ से जाता हुआ देख भूतिया बीस्ट कहता है क्या वह यंग हायर की वजह से फिर से उस जादूगर से मिलने के लिए इतनी जल्दी जा रही है? वहीं सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यॉन गॉन के साथ ट्रेनिंग करते हुए सोच रहा था भूतिया बीस्ट को निगरानी करते हुए पूरे 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी कोई भी खबर नहीं मिला और न ही रिवॉल्वर डीमन गॉड मिथ के कम्युनिकेशन से कोई खबर मिली है। इसका तो केवल एक ही मतलब है या तो ये लोग चले गए हैं या फिर किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से खबर आ नहीं रही है। कारण जो भी हो दोनों ही स्थिति में हालात अच्छे नहीं लग रहे, अगर मैं जल्दी से पावरफुल नहीं हुआ तो। इतने में ही गॉन उससे कहता है बहुत अच्छे, तुम तो हथियार चलाने में काफी माहिर हो। तो यॉन वो कहता है कि आप इससे संतुष्ट नहीं है? तो गॉन बताता है टैंक क्लैन का एक ऐसा आदमी जो सेक्रेट टेक्निक और जहरों से पहले हथियार चलाना सीख रहा है। जी हाँ मैं संतुष्ट हूँ, इतना काफी है। जिस पर यॉन अपने मन में कहता है टैंक क्लैन के लोग इस बात पर आड़े क्यों रहते हैं कि उनके लिए केवल एक ही रास्ता सही है? इतना सोचने के
के बाद वो बोलता है स्कैटरिंग फ्लावर स्टाफ टेक्निक एक ऐसी टैंक क्लैन की टेक्निक है जिसे मूवमेंट के दौरान अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। जो सुनता हुआ गॉन वो हैरान होते हुए बोलता है क्या तुमने इसे समझ लिया? जो सुनता हुआ योन जब अपनी ही तारीफ करते हुए बोलता है आपको पता है ना मैं एक ग्रेट स्टूडेंट हूँ। तो गॉन इरिटेट होते हुए कहता है अगर तुम इतने ही अच्छे स्टूडेंट हो तो तुम भी नर्म होना क्यों नहीं सीख लेते? इसी के साथ हमें पता चलता है कि कई सेक्टों और क्लैनों की टेक्निकों में अक्सर बहुत जटिल मूवमेंट होती है क्योंकि वे मार्शल आर्ट के ज्ञान को शारीरिक रूप से व्यक्त करने की प्रयास करते हैं, जबकि टैंक क्लैन अपने गुप्त हथियारों और जहरों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि दोनों के ही कॉन्सेप्ट में एक चीज बहुत ही सिमिलर है, दोनों ही टूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टैंक क्लैन की मार्शल आर्ट ये सुनिश्चित करती है कि एक बार इस्तेमाल किए गए टूल को दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए भले ही उनकी मार्शल आर्ट अलग हो लेकिन उनके हथियारों की टेक्निकें दिखावट से बहुत दूर होती है और फिर भी उनकी एफिशिएंसी में कोई भी कमी नहीं आती। हम देखते हैं यहाँ स्कैटरिंग फ्लावर स्टाफ टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हुए सोचता है बेशक यह केवल जहर और गुप्त हथियारों के कुशल उपयोग के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए है, क्योंकि 9 हेवनली डीमन स्वॉर्ड जिसे मैं सीखना चाहता हूँ वो अभी भागों में बटा हुआ है। अगर मैं इस टैंक क्लैन के स्टाफ टेक्निक को सीख लेता हूँ तो मुझे यकीन है मैं 9 हेवनली डीमन स्वॉर्ड को मास्टर करने में और भी ज्यादा अच्छा हो जाऊंगा, क्योंकि 9 हेवनली डीमन स्वॉर्ड को अपने पिछले जीवन में पूरी क्षमता पर इस्तेमाल करना मेरे लिए असंभव था। इसीलिए मुझे बुरा तो लग रहा है लेकिन जहर और छुपाकर हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करना मैं बहुत बाद में सीखूंगा। ये सब सोचता हुआ वो क्रीपी स्माइल कर रहा था तो उसके चेहरे को देखते हुए गॉन कहता है अब आखिरकार तुम किस साजिश को रचने के बारे में सोच रहे हो? जिस पर कि योन जब कुछ भी नहीं बोलता है तो वो कहता है वैसे मिस क्योजिन यहाँ पर आई है। जो सुनता हुआ तो योन भी हैरान हो गया था और अपनी यादों में उस लड़की को देखते हुए कहता है 9 ड्रैगन डिवीजन में एकमात्र वही लड़की है जिसने की योन को अपनी फैमिली की तरह समझा। यहाँ तक इस बॉडी में रिबॉर्न होने के बाद भी उस लड़की से मुझे कई सारे पत्र मिले जिसमें कि इस बच्चे के लिए उसकी चिंताएं और प्यार थे। मैं कामना करता हूँ कि आगे भी वो इसी तरह अपने संबंध को बनाए रखेगी। हालांकि अब से मैं उसकी मदर को अपने दुश्मन बनाने जा रहा हूँ, वो क्या तब भी वो मेरे प्रति इतनी दयालु रहेगी? यही सब सोचता हुआ वो बहुत ही ज्यादा खामोश था तो गॉन कहता है वह पहले एल्डोरो से मिलने जाएगी और कल तुमसे मिलने के लिए आएगी। जो कि सुनता हुआ योन कहता है ओह तो ऐसी बात है, ठीक है। साथ ही वो सोच रहा था मुझे ऐसा नहीं लगता, यानी कि वो लड़की पहले इससे शायद मिलने आएगी। खैर आगे योन कहता है तो अब मुझे उसके आने से पहले जल्दी करनी चाहिए, सही कहा ना? जिस पर कि गॉन वो बोलता है क्या तुम आज से ही शुरू करने वाले हो जो तुमने पहले कहा था? जो सुनता हुआ योन उसकी तरफ एक क्रीपी स्माइल को देते हुए बोलता है शुरू करना, मैंने तो पहले ही उसे कर भी लिया है। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम योचंग को देखते हैं जो कि बोल रहा था तो तुमने 10 दिनों तक बिना किसी चूक की रेसिपी को फॉलो किया है। तो सैम बताता है हाँ बिल्कुल जैसा कि आपने कहा था। जो सुनता हुआ योचंग उसकी तरफ सिक्कों की पोटली को फेंकते हुए कहता है बहुत अच्छे, तुमने अच्छा काम किया। तो सैम तुरंत ही उन पैसों को लेकर उसे धन्यवाद कहकर भाग जाता है। वहीं उसे पीछे से देखता हुआ योचंग बोलता है म्यों। तो एक आवाज आती है क्या मुझे उसे छुटकारा पा लेना चाहिए? योचंग बताता है हाँ वैसे भी उसने 10 दिनों तक जहर ले लिया है, इसीलिए अब उसे पता भी चल जाता है तो काफी देर हो गई है। वह डार्क सुप्रीम के आने से पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा लगता है गॉन उसे सिखाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है और मुझे भी शैडो स्वॉर्ड स्टेप के फॉर्म को सीखने में पूरे 8 दिन लग गए थे। वह कमीना चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वह मुश्किल से ही डार्क सुप्रीम के आने से पहले नियमों को समझ पाएगा। इसीलिए समस्या अब केवल मेरी बहन है। उस कमीने की वजह से यहाँ आते ही उसकी माँ के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। इस वजह से हो सकता है हमारी योजनाओं में कुछ समस्या आ जाए, क्योंकि 30 साल के होते ही वह 9 ड्रैगन डिवीजन के सक्सेसर बन जाएगी। लेकिन वो इतनी भावुक है कि अपनी भूमिका को निभाने के लिए वह तैयार नहीं है। यहाँ तक कि वो टैंक क्लैन के मार्शल आर्ट को ना सीख कर किन 10 सेक्ट में शामिल हो गए। ऐसे में आखिरकार वो कैसे 9 ड्रैगन डिवीजन के उत्तराधिकारी बनेगी? इसीलिए ये बिल्कुल सही है, मैं उस पोजीशन को लूंगा। इतने में ही कमरे के बाहर से एक आवाज आती है यंग मास्टर व्हाइट पवेलियन से लेटर आया है। जो सुनता हुआ योचंग भी हैरान हो गया था। बाद में जब उसे बुलाता है तो वह बंदा घबराते हुए अंदर आकर कहता है यह लेटर यंग मास्टर योन ने आपके लिए भेजा है। लेकिन उसे इतना हिचकिचाता हुआ देख योचंग कहता है तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, चलो दिखाओ मुझे। इतना बोलकर वो जैसे ही उस लेटर को लेकर देखता है तो उसमें लिखा गया था टैंग योचंग चलो डुअल करते हैं कमीने। जो देखता हुआ भयंकर गुस्से में योचंग अपने मन में कहता है क्या उस नाजायज ने जहर के कारण अपने दिमाग को पूरी तरह से खो दिया है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है यह एक साजिश हो। क्या वो इस लेटर के जरिए मुझे उल्टा जहर देने की कोशिश कर रहा है? और इसे देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या यह सचमुच में एक साधारण डुअल लेटर है? उसके दिमाग में कुछ तो जरूर चल रहा है। मुझे किसी भी स्थिति में उसे अपनी कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करना होगा। ये सब सोचता हुआ वो उस सर्वेंट से कहता है उसे बता दूं मैं उसकी रिक्वेस्ट की सराहना करता हूँ और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जो सुन वो सर्वेंट वहाँ से जाते हुए बोलता है यंग मास्टर मैं समझ गया। लेकिन 2 घंटे बाद ही हम देखते हैं कि योन ने उसके पास एक और लेटर को भेजा था जिसमें कि लिखा होता है डरपोक कहें क्या तुम डर गए? जिसको देखता हुआ योचंग और भी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। लेकिन किसी तरह वो खुद को कंट्रोल करते हुए अपने नौकर से बोलता है लगता है उसे बहुत ही ज्यादा जल्दी है, इसीलिए आगे भी वो शायद इसी तरह के और भी लेटर भेजे। तो
तो अब से व्हाइट पवेलियन से आने वाले सारे लेटर को लेना बंद कर दो। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं अब जबकि योन का लेटर उसके पास नहीं पहुंच रहा था तो उसने योचंग के मेंशन के बाहर ही लिख दिया था, डरपोक कहेंगे, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जिसको देखता हुआ योचंग के गुस्से का बांध पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है, तुम में से कोई जाकर व्हाइट पवेलियन के लोगों को बता दो कल दोपहर सेकंड ट्रेनिंग हॉल में मैं उसके सर को टॉयलेट के अंदर ठूस दूंगा। हम देखते हैं उसकी इस बात को जब एक नौकर योन के पास आकर बताता है तो उसकी बातों को सुनता हुआ योन कहता है, क्या सच में? जब वह मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार करने ही वाला था तो उसने इतना देर क्यों लगाई? जो सुनता हुआ गॉन बोलता है, आखिर तुमने उससे क्या कहा जो इतना भड़क गया है? रुको, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। तो योन वो बताता है अब जबकि उसमें इतना कम धैर्य है तो वो आखिरकार सक्सेसर कैसे बन सकता है? ये सब बोलता हुआ जब वो गॉन से पूछता है, आप मुझे रोकने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? तो गॉन वो बताता है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि यह तो मेरे लिए एक मनोरंजन जैसा होगा। जिस पर कि योन एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, तो चलिए अपने छोटे भाई को तब तक पीटते हैं जब तक उसकी आखिरी सांस ही नहीं बच जाती। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देख पाते हैं योजन वो चिल्ला रही होती है, या तुम दोनों के बीच एक रूह, या तुम पागल हो गए हो? तो योजन वो चिल्लाते हुए बोलता है, आपको मुझ पर भड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी कहना है उस मूर्ख नाजायज बच्चे को जाकर कहिए, वही था जिसने कि पहले मुझे ताना मारा। जो सुन के योजन काफी ज्यादा हैरानी में कहती है, क्या इन सब की शुरुआत उसने की? और इस समय बाद हम देखते हैं वो योन के मेंशन के बाहर आकर वहाँ के ऑरा को देखते हुए सोच रही थे, आखिर ये स्पेक्ट्रल और डेथ एनर्जी किस तरह की है। अब जबकि मैं घर के अंदर आ गई हूँ तो मुझे इसका पूरा एहसास हो रहा है। यहाँ हर जगह डेथ एनर्जी और वेनम के अवशेष बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है ये उन लोगों के छिपने की जगह है जो ट्रेनिंग के दौरान पागल हो गए हैं। ये सब सोचता हुआ वो काफी ही ज्यादा सीरियस होती है और योन के पीछे पहुंचते हैं। एकदम से काफी ही ज्यादा स्पीड में योन पर हमला कर दिया था, लेकिन फिर भी योन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो एकदम से ही उसके शॉट को रोक देता है, जिसको देखता हुआ वो बेहद ही शौक होते हुए बोलती है, क्या तुमने इसे रोक दिया? तो योन वो बोलता है, बहना आपकी एंट्री तो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार थे। जिस पर क्यूजिन तुरंत ही अपने शॉट को पीछे लेते हुए बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैं इसे रोकने ही वाले थे और उससे पहले तुमने ही इसे ब्लॉक कर दिया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जिसको सुनता हुआ योन सोचता है, जब मैं वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन टेक्निक की ट्रेनिंग कर रहा था तभी उसने मुझ पर हमला कर दिया, इसीलिए मैंने देरी से रिएक्ट किया। अगर उसने इसके बाद मेरे वेनम के लेवल और मार्शल पावर के बारे में इन सब के बाद योचंग को बता देती है तो मेरी सारी प्लानिंग विफल हो जाएगी। या उस बुढ़िया ने इसे यहाँ पर मेरे बारे में सारी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए भेजा है? ये सब सोचता हुआ वो परेशान हो ही रहा था। तभी क्यूजिन कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि मैंने सुना माँ ने तुम्हारे साथ फिर से गलत किया, लेकिन अब तुम्हें ठीक देखने के बाद मुझे राहत मिली। उसे इस तरह देख योन अपने मन में सोचता है, उसका चेहरा तो बिल्कुल मेरे मास्टर की तरह है, क्या वह सचमुच में मेरी परवाह करती है? इतना सोचने के बाद वो बोलता है, ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मदर ने यहाँ पर भेजा है? ये सब बोलता हुआ वो अपने सर को पकड़ लेता है। तो उसे देखते हुए क्यूजिन कहती है, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारे अंदर से एक अजीब तरह की एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ, तुम किसी बुरी एनर्जी में तो नहीं फंस चुके हो? तो योन अपनी एनर्जी को दिखाते हुए बोलता है, क्या आप इस पॉइजन आर्ट के बारे में बात कर रही हो जिसे मैंने सीखा है? जिसको देखता हुआ क्यूजिन बोलती है, क्या सचमुच में यह पॉइजन और स्पेक्ट्रल एनर्जी तुम्हारे अंदर से आ रही है? तो योन बताता है, हाँ ये एक श्रापित जहर है। और अंदर ही अंदर वो सोच रहा था असलियत में यह बस मिस्टिक एनर्जी और पॉइजन का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए यह ऐसा दिख रहा है। वह उसकी बातों को सुनने के बाद क्यूजिन बोलती है, क्या आखिर तुम कर्स पॉइजन को क्यों सीख रहे हो? योन बताता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि यह एक मात्र पॉइजन है जिसको मैं फैमिली की मदद के बिना सीख सकता हूँ। और ऐसा लगता है कि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि टैंक क्लैन के मेंबर के रूप में अधिक पावर को हासिल करने की उम्मीद में मोरल को डिसग्रेड करना ये नॉर्मल बात नहीं है। हालांकि फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो। इतना बोलते हुए वो अपनी पावर को निकालते हुए जब उसे लड़ने की चुनौती देने लगता है, जो सुन के योजन पहले तो शौक में थोड़ी देर तक उसे घूरती रहते हैं, बाद में एक क्रीपी स्माइल को देते हुए कहती है, तुम वाकई में बहुत बदल गए हो। उसे इस तरह देखता हुआ योन अपने मन में कहता है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि क्यूजिन मुझे उसी तरह बचाने की कोशिश करती रहे जैसे कि वो पुराने योन को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए चाहे मेरा उसके साथ रिश्ता खराब ही क्यों ना हो, मुझे उसकी और मेरे बीच एक सीमा को तय करना होगा। वहीं क्यूजिन वो अभी भी बोल रही होती है, हालात बहुत बदल गए, यहाँ तक कि मैं अब यह भी समझ रही हूँ कि आखिरकार क्या मदर और योचंग तुम्हें लेकर इतना सावधान है, क्योंकि तुम ऐसे शब्द कहते हो जिससे कि लड़ने की इच्छा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब बोलता हुआ वो भी जब अपनी एनर्जी को बाहर खतरनाक रूप में बाहर निकालने लगी थी तो उसके पावर को देखते हुए योन अपने मन में कहता है, उसकी यह एनर्जी और किलिंग इंटेंट यह तो काफी ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं क्यूजिन उसे देखते हुए बोल रही थी, तुम वाकई में मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर बन गए हो। उसके तब बोलते ही यह एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगला एपिसोड आप लोग की रिस्पॉन्स को देखने के बाद ही आए, क्योंकि यह सीरीज है तो अच्छी, लेकिन इसमें इतनी तेजी से स्टोरी बढ़ रही है कि बातें बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इसे लेकर मेरी उम्मीदें थोड़ी सी कम है। तो अगर आप लोग इसके अगले एपिसोड को देखना चाहते हो तो अच्छे खासे रिस्पॉन्स को दिखाओ। अगर आप लोग कम से कम 5 लाख हाइप कर देते हो तो आपको एक दिन के गैप पर इसके नए एपिसोड मिलते रहेंगे। कुछ दिनों तक
क्योंकि इसके इतने चैप्टर हैं कि लगभग 10 से 12 एपिसोड बन जाएंगे। इसलिए जल्दी से हाइप करो वीडियो को। अगर 3 बार करनी पड़ी तो 3 बार करो, लेकिन कम से कम 5 लाख हाइप तो चाहिए। और कमेंट भाई 1000 चाहिए।